गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 10 है आपका कार्य तथा ऊर्जा। अपने दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जब वह वस्तु को उठाकर कहीं और रखता है, एक स्थान से कहीं और ले जाता है तथा कुर्सी को सरका रहा होता है, तब वह कार्य कर रहा होता है। बल लगाकर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया अथवा विस्थापन कार्य कहलाता है। आगे देखते हैं। कई कार्य मनुष्य अपने हाथों से पूरे करता है, जबकि कई कार्य वह मशीनों की सहायता से पूरा करता है। वह प्रतिदिन के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करता है। कार्य तथा मशीन। हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, कुएं से पानी को खींचना, किसी वस्तु को धक्का लगाना तथा दौड़ना, भागना आदि। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कम या अधिक बल अवश्य लगाना पड़ता है तथा वास्तव में कार्य करने के लिए आवश्यक बल को कम करना ही मशीन का प्रमुख कार्य होता है। मशीनों की सहायता से हम अपने कार्यों को सरलता से तथा कम बल लगाकर ही कम समय में पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कोई भी कार्य केवल मशीन तभी करती है जब उस पर कोई कार्य किया जाता है। हम विभिन्न प्रकार की मशीनों जैसे घिरनी, बिजली का पंखा, चाकू, कैंची, पेचकस आदि का उपयोग विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की मशीनें, तो आइए देखते हैं। मशीन एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो हमारे कार्य को सहज, सरल, सुगम तथा सुविधाजनक बनाता है। इसके साथ साथ मशीन द्वारा किया गया कार्य अत्यंत शीघ्रता व तीव्रता से पूरा हो जाता है। मशीन के प्रकार। मशीन विभिन्न प्रकार की होती हैं, अर्थात सभी मशीनें एक प्रकार की नहीं होती। कुछ मशीनें अत्यंत सरल होती हैं तथा कुछ मशीनें बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। जैसे कि मशीनों को एक साथ मिलाकर तकनीकी ढंग से अत्यंत जटिल मशीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन मशीनों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला है आपकी सरल मशीनें। तो सरल मशीन एक ऐसी विधि है जो बल के प्रभाव को बढ़ा देती है तथा लगाए गए बल की दिशा को बदल देती है, अर्थात उपयुक्त दोनों कार्य कर सकती है। सरल मशीनें हमारी 6 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं। का है आपका उत्तोलक। किसी एक बड़े पत्थर को हाथ से उठाने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप उसे उठा पाते हैं? नहीं। इसके लिए आपको अत्यंत बल लगाकर भी अपना कार्य हम नहीं कर पाते। पत्थर का टुकड़ा इतना भारी होता है कि आपको हाथों से पेशीय बल द्वारा उसे उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वह आपके लिए सरकाना भी कठिन हो जाता है। फिर आप उस पत्थर के टुकड़ों को उस स्थान से उठाने के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप 1। मैं अपने एक धातु की मजबूत छड़ से पत्थर को ऊपर उठाकर सरका दिया। इस धातु की छड़ को सबबल कहते हैं। धातु की यह छड़ जो पत्थर के छोटे टुकड़ों के सहारे पर पत्थर के बड़े टुकड़ों को हटा देती है, उत्तोलक कहलाती है। तो किसके द्वारा हमने हटाया? उत्तोलक के द्वारा उस पत्थर को हटाया, जिसको सबबल एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। वह वस्तु जिसे गतिशील किया जाना है भार कहलाती है। भार को गतिशील करने के लिए लगाया गया बल अयास कहलाता है। छड़ का सहारा बिंदु उत्तोलक का आलम F कहलाता है। श्रमिक इन धातुओं की छड़ों को उत्तोलक के रूप में बड़े तथा भारी पत्थर हटाने के लिए कार्य में प्रयोग में लाते हैं। इससे उनका कार्य सरल हो जाता है। यहाँ पे आप क्रियाकलाप 1 देखेंगे। धातु की छोटी मजबूत छड़ लीजिए, इसे एक छोटे पत्थर के सहारे पर रखिए। अब इस छड़ के एक सिरे को पत्थर के भारी टुकड़े के नीचे रखिए। अब आपने हाथ के पेशीय बल से छड़ के दूसरे सिरे को नीचे की ओर धकेलिए, जैसे कि देखो ये चित्र में यहाँ पे कर रहा है।
आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी डिब्बे का ढक्कन मजबूती से बंद हो जाता है। इसे हाथ की उंगलियों से खोल पाना संभव नहीं होता, तो इसे खोलने के लिए आप चाकू या चम्मच के किनारे का प्रयोग करते हैं। एक सिरा ढक्कन के नीचे तथा दूसरा ढक्कन के ऊपर धकेला जाता है और यह चम्मच यहाँ पे उत्तोलक का कार्य करती है। हम अपने दैनिक जीवन में उत्तोलक नामक मशीन का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। यहाँ पे उत्तोलक के कुछ प्रकार दिए गए हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, वे उत्तोलक जिनमें आलंब मध्य में होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चित्र है। यहाँ पे जो बल है इसका और भार है वह साइड में है, बल बीच में है और अयास भी इसके साइड में है। तो कैंची, सीसी प्लास, दंड-तुला आदि तथा सब बल प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण हैं। इसमें भार, आलम तथा अयास को नोट कीजिए कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। तो आप चित्र में इनकी स्थिति देखकर नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, वे उत्तोलक जिनके मध्य में भार होता है तथा दोनों साइड में आलम तथा अयास होता है, ऐसे उत्तोलक को द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। जैसे कि हाथ का ठेला, शीतल पेय के बोतल के ढक्कन खोलने की चाबी, सरोता आदि। आगे देखते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ऐसे उत्तोलक जिसके मध्य में अयास होता है तथा भार व आलिम किनारों पर होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कि फावड़ा, चाकू, चिमटी तथा लंबे हाथ की झाड़ू आदि सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। आगे चलते हैं पहिया और धुरी। मानव द्वारा आविष्कृत मशीन पहिया एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मशीन है, जिसका उपयोग अधिकतर रोलर के रूप में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु को पहिए पर गतिमान करना अत्यंत सुविधाजनक होता है। एक पहिया एक धुरी के साथ प्रयोग किए जाने वाले सरल मशीन की तरह कार्य करता है। पहिया और धुरी विभिन्न व्यास वाले पहिए होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि साइकिल का पैडल, दरवाजे की कुंडी, बेलन चरखी आदि। आगे देखते हैं घिरनी। घिरनी क्या है, आप ये देख पा रहे हैं कुएं में इस प्रकार इसको समायोजित किया गया है। कुएं से पानी निकालने के लिए एक रस्सी की झिर्री गुर्व युक्त पहिए का प्रयोग किया जाता है, जिसको घिरनी कहते हैं। यह कुएं से पानी निकालने में हमारी मदद करती है। घिरनी एक गोल पहिया होता है जो धुरी नामक छड़ के चारों ओर घूमता है। इस पहिए के चारों ओर एक झिर्री होती है। इस झिर्री के चारों एक रस्सी घुमाई जाती है। रस्सी के किनारे पर एक बाल्टी को बांधा जाता है तथा घिरनी पे बल की दिशा को ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तित करने में सहायता यह करती है। रस्सी को नीचे की ओर खींचने पर भार ऊपर की ओर आसानी से उठ जाता है तथा पानी आसानी से निकल जाता है। एक सरल घिरनी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आगे देखते हैं आनंद तल। कई बार हम तेल के ड्रमों को चढ़ाते हैं और उतारते हैं, आपने ऐसा करते हुए देखा भी होगा। यह कार्य एक लकड़ी के तख्ते को तिरछा करके संपन्न किया जाता है, क्योंकि इससे इसमें वस्तु को ऊपर चढ़ाने तथा नीचे ढकेलने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार तिरछे धरातल को आनंद तल कहा जाता है। आगे देखते हैं कई घरों में मुख्य फाटक पर सीढ़ियों के साथ स्कूटर, कार, साइकिल आदि घर में चढ़ाने के लिए एक ढाल बनाया जाता है। ढाल पर कम बल लगाकर स्कूटर चढ़ाया जाता है। इस ढाल को रैंप कहते हैं। जटिल मशीनें। जटिल मशीनें क्या हैं? हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली ऐसी मशीनें जिनकी संरचनाएं जटिल होती हैं। जटिल मशीनों के अनगिनत उदाहरण हम रोज अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि स्कूटर, साइकिल, कार, वायुयान, सिलाई की मशीन आदि। आगे देखते हैं इनके कुछ उदाहरण तथा इनका रख रखाव। तो मशीनों का रख रखाव। मशीन चाहे सरल हो या जटिल हो, वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरी होती है। इस प्रकार हमें दोनों ही प्रकार की मशीनों का अच्छे से रख रखाव तथा ध्यान रखना चाहिए। तो हम मशीनों का ध्यान तथा अच्छे से रख रखाव कैसे कर सकते हैं, आइए जल्दी देखते हैं।
मशीन को लोहे वाले भागों को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर पेंट करना चाहिए। जब मशीनें काम में नहीं ला जा रही हो तो उन्हें अच्छे से साफ करके कपड़े से ढककर रखना चाहिए तथा मशीन के गतिमान अंगों में तेल डालते रहना चाहिए। यह मशीन की टूट फूट से बचाता है और कार्य करते समय मशीन द्वारा किए जाने वाले शोर को भी कम करता है। फिर है आपका कार्य। किसी भी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का स्थान दूसरे स्थान में विस्थापन कार्य कहलाता है। यदि बल लगाने पर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होती तो कहते हैं कि इसमें कार्य नहीं हुआ है। आगे देखते हैं उदाहरण के लिए, बल लगाने से वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के लिए सोचिए कि आपने कमरे की दीवार को हटाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी लेकिन दीवार वहीं रही, अर्थात वह बिल्कुल भी गतिमान नहीं होती, तो आपने कोई यांत्रिक कार्य नहीं किया, भले ही उसमें आपने चाहे कितना भी बल क्यों ना लगाया हो। अतः कार्य केवल तभी होता है जब आप किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तथा वस्तु कुछ दूरी तक गतिमान रहती है। अतः कार्य की गणना इस प्रकार की जा सकती है। कार्य का मापन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को खिसकाने में कितनी दूरी लगी है तथा बल के परिमाण पर जो वस्तु को गतिमान करने के लिए प्रयोग किया गया। कार्य का मात्रक जूल है जिसे जे लिखा जाता है। जूल एक लघु इकाई है तथा सामान्यतः हम किए गए कार्य को किलो जूल में नापते हैं। आगे चलते हैं, किया गया कार्य, किसी वस्तु ने जो कार्य किया और जो उसके ऊपर बल लगाया गया है गुणा वस्तु द्वारा की तय की गई दूरी, ये क्या है, हमारा कार्य कहलाता है। W किया गया कार्य बराबर होता है लगाए गए बल तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के। आगे चलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हम अपने जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के कार्य करते हैं तो उन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम अपने रोज में खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं तथा वस्तुओं को खींचते और धक्का देते हैं। कुछ घंटे बाद इन कार्यों को कर कर हम थक जाते हैं और हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है तथा हम थकने लगते हैं, क्योंकि इतना कार्य करने के बाद हमारी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। इसीलिए वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की ऊर्जा गणनात्मक तौर पर कार्य की उस मात्रा के समान होती है जिसे वह संपन्न कर सकती है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही वास्तव में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है तथा उसे करने में उतने ही अधिक कार्य की क्षमता लगती है। ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के हमारे कुछ प्रकार हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, इनमें से प्रमुख का वर्णन निम्नलिखित है। पहली है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी गति तथा स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के अंदर जो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तथा किसी गतिशील वस्तु के अंदर उसके गति होने के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। आगे चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने पर उसमें यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा केवल उन्हीं वस्तुओं में संग्रहित होती है जो गतिमान नहीं होती, जैसे कि खींचे हुए रबड़ की ऊर्जा, बाद में संग्रहित जल की ऊर्जा, ऊपर उठाए हथौड़े की ऊर्जा आदि। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे कि आपका दौड़ते हुए बालक, गिरते हुए फूल, बहता हुआ पानी। आगे चलते हैं, रासायनिक ऊर्जा।
रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होने तथा रासायनिक पदार्थ जैसी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है, जैसे कि आतिशबाजी, पेट्रोल, रॉकेट आदि में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले भोजन से प्राप्त होती है। हमारा शरीर पेशियों में पेशीय ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। आगे देखते हैं हमारी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। हम में शीतलता अथवा गर्मी में संवेदना महसूस कराने वाली ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जो हमें गर्मी तथा ठंड का एहसास दिलाए वह ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊर्जा ऊष्मा भी कार्य कर सकती है, क्योंकि यह भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जेम्स वॉट नामक वैज्ञानिक ने भाप की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वॉट ने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा, जो ऊर्जा किसी वस्तु अथवा हमारे नेत्रों पर पड़कर दृष्टि की संवेदना को उत्पन्न करती है, ऐसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक विद्युत बल्ब का गर्म तंतु हमें प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी पर सूर्य ही प्रकाशीय ऊर्जा का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। फिर है आपकी ध्वनि ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। यह वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु गतिमान होने पर कंपन करती है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि से गति भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार ध्वनि भी कार्य कर सकती है, अतः यह भी ऊर्जा का ही एक प्रतिरूप है। फिर है आपकी परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा। सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हैं। प्रत्येक तत्व का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु में संचित ऊर्जा परमाणु ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इसका उपयोग विद्युत घरों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर है आपकी विद्युत ऊर्जा। आवेशित वस्तु में उपस्थित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा निश्चित रूप से ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोगी रूप है, क्योंकि कार्य भी कर सकती है तथा किसी भी वस्तु को गतिमान भी बना सकती है, अतः यह ऊर्जा का ही एक रूप है। चुंबकीय ऊर्जा, जब एक चुंबक को लोहे के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो वह उन्हें अपनी ओर खींचता है। इससे सिद्ध होता है कि चुंबक लोहे में गति उत्पन्न करने का गुण रखती है, अतः चुंबक में भी चुंबकीय गति होती है। आगे देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक तथा यांत्रिक में बदला जा सकता है। ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक, रासायनिक ऊर्जा आदि में बदला जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पे इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। बल लगाकर किसी वस्तु को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया विस्थापन कार्य कहलाती है। मशीन एक प्रकार का यंत्र है। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं। सरल मशीन एक ऐसी विधि है जो बल के प्रभाव को बढ़ा देती है। कैंची, सीसी प्लास, दंड-तुला आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। हाथ का ठेला, शीतल पेय, बोतल के ढक्कन, खोलने की चाबी, सरोता आदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। फावड़ा, चाकू, चिमटी, लंबे हत्थे की झाड़ू तीसरी श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। भार को गतिशील करने के लिए लगाया गया बल अयास कहलाता है। मानव द्वारा आविष्कृत मशीन पहिया एक अति महत्वपूर्ण मशीन है। किसी वस्तु पर भी बल लगाने से वस्तु का एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर विस्थापन कार्य कहलाता है। आगे देखते हैं
अभ्यास। तो चलिए बच्चों इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ऊंचाई पर पड़ी वस्तु में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो जो वस्तु ऊंचाई पर पड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आपका कैंची है। कार्य का मात्रक आपका जूल है। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मशीन एक प्रकार का उत्तोलक है। सरल मशीन एक ऐसी विधि है जो बल के प्रभाव को बढ़ा देती है। वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। हाथ का ठेला डैश श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। तो हाथ का ठेला द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली कई मशीन जटिल संरचना की होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न का सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मशीनों में कार्य करने की ताकत मनुष्य से कम होती है। गलत। कैंची तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होती है। गलत। तिरछा धरातल आनंद तल कहलाता है। सही। दंड तुला प्लास तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। गलत। मशीन चाहे सरल हो या जटिल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही। प्रश्न घ सही जोड़े बनाइए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो इसमें से आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कैंची। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है आपका हाथ का ठेला। फिर है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक फावड़ा। पहिया आपका घिरनी तथा रासायनिक ऊर्जा आपकी पेट्रोल में होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न अंगा तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन्हें आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।